रोज रोज की चिक चिक से अब उसका दिमाग खराब हो चुका था। अच्छी भली नौकरी तो करता था बेचारा, 18,000 रुपये सैलरी, ओवर टाइम और महीने 2 महीने में थोड़ा बहुत इंसेंटिव भी मिल ही जाया करता था उसे। बस किराया, 2 सिगरेट और थोड़े बहुत अपने पर्सनल खर्चों के बाद 12-13 हज़ार रुपये बच ही जाते थे। पर इस कलमुहे कोरोना और उसकी वजह से देश भर में हुए इस लॉकडाउन ने मानो सूरज की जेब में परमानेंट तालाबंदी कर दी थी। इन 6 महीनों में वो सिगरेट से बीड़ी पे आ चुका था और ये बीड़ी भी अपने दाम बढ़ाई हुई थी। 10 वाला बंडल अब 50 में मिलता था। लेकिन इन सब झमेलों में जो सबसे बड़ा पहाड़ सूरज पर टूट रहा था वो था उसके घर वालों के दिन रात के ताने, जिन्होंने सूरज के दिन का चैन और रातों की नींदें उड़ा रखी थी। रोज सुबह यही कोई 8:45 या 9 के बीच में सूरज अपनी रूटीन के हिसाब से आम के अचार के साथ एक पराठा और एक प्याली चाय पी के निकल जाता था नौकरी की तलाश में। शहर में लॉकडाउन खत्म तो हो चुका था, लेकिन कोरोना का खौफ अभी भी कुछ लोगों के दिलों में बरकरार था। हालांकि सूरज अब 28 साल का हो चुका था, पर उसके शरीर की बनावट को देखकर कोई भी उसे 21-22 साल का लड़का ही मानेगा। रंग सांवला, लंबा कद, क्लीन शेव चेहरा और सिर पर गहरे काले बाल। अपनी इतनी खासियतों के बाद भी सूरज के अपने 28 साल के जीवन में एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई थी। अक्सर उसके यार दोस्त पूछा करते थे कि भाई इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी के बाद भी तुझसे कोई लड़की पटती क्यों नहीं है। इस पर सूरज का एक ही जवाब हुआ करता था, यार अपने पास पैसे नहीं है ना, इसलिए कोई लड़की घास नहीं डालती। हालांकि मनी मन सूरज ये भी जानता था कि किसी भी लड़की से बात करते हुए वो यूं शर्माने लगता है जैसे नई नवेली दुल्हन ससुराल में शर्माती हो। वैसे तो सूरज को रोज ताने सुनने की आदत पड़ चुकी थी, पर आज तो हद ही हो गई थी। आज सुबह सुबह सूरज की छोटी बहन नेहा ने सूरज से 100 रुपये मांग लिए। जब सूरज ने नेहा को ये कह के टालने की कोशिश की कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, तो नेहा ने कहा, लाओ मैं खुले करवा देती हूँ, कितने का नोट है। शर्म के मारे सूरज की जबान लड़खड़ाने लगी और आंखें झुक गई। आज उसने अचार के साथ वो एक पराठा भी नहीं खाया और ना ही चाय पी। भूखे पेट ही घर से निकलने लगा। माँ ने आवाज़ लगाई, अरे सूरज सुन बेटा, आज के दिन ये प्रसाद तो खा के जा, आज अमावस है बेटा, अपशगुन होगा अगर ये प्रसाद नहीं खाया तो। पर सूरज के दिमाग में तो नेहा की बेइज्जती से भरे हुए वो शब्द घूम रहे थे। सूरज ने मन ही मन ये सोचा कि अगर आज नौकरी नहीं मिली तो मेरी लाश ही घर लौटेगी। दफ्तर पे दफ्तर, कंपनियां और जाने कहां कहां सूरज ने अपना बायोडेटा दिया हुआ था। कड़ी दोपहर में सूरज पैदल ही सड़कों की खाक छान रहा था कि कहीं नहीं तो किसी दुकान पे ही वैकेंसी का बोर्ड लगा हो ताकि आज उसे नौकरी मिल जाए। पैदल ही चल चल के सूरज अपने घर से उल्लासनगर पहुंच गया था, जो कि करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे था। भरी दोपहर में चलते चलते अब सूरज के पांव दुखने लगे थे और ज़बरदस्त प्यास भी लगने लगी थी। वो सोच रहा था कि कहीं रुक के आराम किया जाना चाहिए। कुछ देर चलने के बाद सूरज को एक हरा भरा पेड़ दिखाई दिया। उसने अपने कदम तेज कर दिए और जल्दी से पेड़ के पास पहुंच गया। पूरी सड़क पे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही सूरज पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक संगमरमर से बना हुआ प्याऊ था। सूरज ने आओ देखा ना ताओ अपने कागजों की फाइल को रखा साइड में और लगा तुरंत हाथ लगा के प्याऊ से पानी पीने। इतनी देर की प्यास के बाद ठंडे पानी को पीने का आनंद इस वक्त या तो सूरज ही समझ सकता था या फिर वो पेड़ समझ सकता था जिसकी छांव तले वो प्याऊ था। करीबन 2 लीटर पानी पीने के बाद सूरज प्याऊ के पास ही बैठ गया और देखते देखते उसे एक झपकी आ गई। सूरज को सोते हुए 5 मिनट ही हुए थे कि अचानक उस पेड़ पे से एक मरा हुआ कबूतर धड़ाम से सूरज के सर पे आके गिरा। सूरज हड़बड़ा के खड़ा हो गया और जोर जोर से सांसें भरने लगा। थोड़ी देर में जब सूरज संभला तो उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक लाल रंग की बिल्डिंग थी और ऊपर वैकेंसी का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था।
वैकेंसी का बोर्ड देखकर सूरज की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत बिल्डिंग के गेट पर पहुंच गया और अंदर की ओर जाने लगा। एक सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, हाँ भैया, कहाँ जाओगे? तो पलट के सूरज ने कहा, गार्ड साहब, नौकरी के लिए आया हूँ। गार्ड के मुरझाए हुए और थोड़े जले हुए चेहरे पे मुस्कान आ गई और गार्ड ने सेकंड फ्लोर की तरफ इशारा कर दिया। सूरज को थोड़ा अजीब तो लगा, पर बेरोजगारी की हालत ने सूरज को इतना मजबूर कर दिया था कि वो इस नौकरी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। जब सूरज सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तो यहाँ की रौनक को देखकर सूरज को यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही बिल्डिंग है जो बाहर से इतनी वीरान लग रही थी। अलग अलग साइन बोर्ड्स को पढ़ते हुए सूरज रिसेप्शन डेस्क पे पहुंचा और कहा कि मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। रिसेप्शन डेस्क पे बैठी हुई लड़की ने सूरज की तरफ देखा तो सूरज को ऐसा लगा जैसे उसने उस लड़की को पहले कहीं देखा है। सूरज ग्रेजुएट था। एक हल्के से इंटरव्यू के बाद ही उसका सिलेक्शन हो गया। अपॉइंटमेंट लेटर देख के सूरज को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी सैलरी 20,000 रुपये लिखी थी। सूरज के बॉस ने सूरज को रमेश नाम के एक एम्प्लॉय से मिलवाया। रमेश बड़ा ही शांत था, इतना शांत था कि पिछले 2 घंटे से दफ्तर की खिड़की के बाहर एसी पर बने हुए कबूतरों के घोंसले को टकटकी लगाए हुए देख रहा था। जब सूरज ने रमेश से इस बारे में पूछा तो रमेश अचानक से बोलने लगा, इन कबूतरों की क्या गलती थी? सूरज सोच में पड़ गया और उसने फिर से पूछा, क्या मतलब? रमेश कुछ ना बोला। पूरे दफ्तर में इधर उधर घूमने के बाद सूरज ने रमेश से कहा, रमेश, चलो एक एक सिगरेट पी लेते हैं। जो ही सूरज ने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर को जलाया, रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगा और वहां से भाग खड़ा हुआ। रमेश का यह बर्ताव सूरज को कुछ समझ नहीं आया। खैर, 5 बज चुके थे। सूरज ने रमेश से कहा, आज मेरा पहला दिन है, मैं चलता हूँ। तो रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, तुम जाओ, मुझे शायद रुकना पड़ेगा। सूरज अब बिल्डिंग के बाहर आ चुका था। क्योंकि सूरज की जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल गया। पूरे रास्ते वो अपने नए दफ्तर, बिल्डिंग के गार्ड, रिसेप्शन वाली लड़की और रमेश के बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही वो अपनी गली में पहुंचा तो ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें और तेज होती चली गई। सूरज ने जब गौर से देखा तो वो रोने की आवाज़ें उसके घर से ही आ रही थी। सूरज का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जो ही सूरज ने अपने घर में कदम रखा, उसने कफन में लिपटी एक लाश देखी। लाश के साथ उसकी माँ और छोटी बहन नेहा दहाड़े मार मार के रो रही थी। सूरज ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, ये कौन है? माँ कुछ ना बोली। उसने अपनी बहन से पूछा, ये कौन है नेहा? नेहा भी कुछ ना बोली। इतने में पड़ोस के एक बुजुर्ग ने आवाज़ लगाई, अरे भाई, जिसको अंतिम दर्शन करने हैं वो कर लो, 8 बजे शमशान बंद हो जाएगा। ये कहते हुए उस बुजुर्ग ने लाश के चेहरे से कफन हटा दिया। सूरज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी और उसकी ज़बान उसके हलक में आ गिरी थी। ये कोई और नहीं, खुद सूरज की लाश थी। सूरज मर चुका था। उल्लासनगर से पैदल चल के सूरज नहीं, उसकी आत्मा आई थी। आस पड़ोस वाले लोग बात कर रहे थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सूरज के पेट से 2 लीटर जहर निकला है। उसकी मौत जहर पी के हुई थी। ये बात सुनते ही सूरज उस प्याऊ की ओर भागने लगा। मात्र 5 मिनट में सूरज उस प्याऊ तक पहुंच चुका था, लेकिन अब ना तो यहाँ कोई घना पेड़ था और ना ही संगमरमर से बना हुआ कोई प्याऊ। सूरज रोना चाहता था पर वो रो नहीं पा रहा था। हड़बड़ाहट की हालत में जब सूरज ने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने उसके दफ्तर की जगह एक जली हुई बिल्डिंग थी और गेट के पास कुछ अध जले हुए कबूतरों की लाशें पड़ी हुई थी। उसे कुछ समझ आता इससे पहले वहां पुलिस की एक वैन आके रुकी और उन लोगों की बातों से मालूम हुआ कि 3 दिन पहले ही एक इंश्योरेंस कंपनी की बिल्डिंग में आग लग गई थी
और सभी 50 एम्प्लॉय मर चुके थे। कुछ लोगों के आधे जले हुए चेहरों से उनकी शिनाख्त हुई थी, जिसमें रमेश और रिसेप्शन काउंटर वाली लड़की भी थी। अब सूरज भी इस कंपनी का एक मेंबर बन चुका था, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी में अब 50 नहीं 51 एम्प्लॉय थे।